मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। आज पूर्व में हम पढ़ रहे थे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिनमें से हमने दो प्रवृत्तियों का पर विचार कर लिया, तो राजाश्रय, एक सांसारिकता। आज हम विचार करेंगे विलासता, कामुकता, नायिका भेद, नक्षिक, संयोग वर्णन, वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन, भक्ति एवं नीति का निरूपण और अलंकार निरूपण या अलंकार प्रियता। तो रीतिकाल की ये सामान्य प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, जिनमें पूर्व में हमने राजाश्रयता और सांसारिकता के बारे में चर्चा की। तो जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति काल के विपरीत रीतिकाल में आकर कभी दृष्टि पूर्णतः बदल गई और कभी जन मानवता की ओर उन्मुख न होकर के राजा या व्यक्ति विशेष की ओर उन्मुख होने लगे। तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो राजाश्रयता और सांसारिकता। तीसरी जो प्रवृत्ति है मुख्य वो है विलासता। तो रीतिकालीन काव्यों में तत्कालीन जो राजा थे उनके ऐश्वर्य और भोग विलास का ही चित्रण अधिक मात्रा में पाया जाता है। रीतिकाल के सभी कवि अपने अपने आश्रयदाताओं के शीश महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ, उनके वन उपवन, उनके संकेत स्थलों, उनके शीश महलों, उनके स्वरम वापी तालाबों, फुब्बारों, क्रीड़ा पर्वतों आदि के वर्णन में ही लीन दिखाई देते थे। बिहारी ने भी अपने जो आश्रयदाता थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके सुरम्य शीश महल का वर्णन किया है कि कैसे जो कि आमेरगढ़ में बनवाया था, उसमें ऐसे छोटे छोटे शीशे जड़े हुए थे जिनमें व्यक्ति जब अपना प्रतिबिंब देखता था तो अगणित उनको प्रतिबिंब दिखाई देते थे। यानी बहुत सारे आदमी, एक आदमी अगर शीशे के सामने खड़ा होता है तो बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते थे। अगली जो विशेषता है वो है कामुकता। तो रीतिकालीन कवियों में प्राय नायक नायिकाओं के काम क्रीड़ाओं का ऐसा चित्रण मिलता है जिनसे कामुकता अथवा कामातुरता का ही प्राधान्य दिखाई देता है। तो कामुकता भी एक प्रधान, मतलब जो रीतिकालीन कवि थे वो ऐसे काव्यों का ही ज़्यादा चित्रण करते थे, ऐसे काव्य भी ज़्यादा लिखते थे। अगले जो रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्ति है वो है नायिका भेद। तो रीतिकालीन काव्यों में नायिकाओं के सामाजिक व्यवहार, नायक के साथ संयोग एवं वियोग, नायक के प्रति प्रेम, स्वभाव, यौवन क्रिया, गुण आदि के आधार पर कितने ही भेद प्रभेद मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप नायिकाओं के 384 तक भेद किए जाते हैं। इनमें स्वकीय, परकीय और सामान्य, ये तीन भेद प्रमुखता से पाए जाते हैं। स्वकीय, परकीय और सामान्य, ये तीन भेद नायिकाओं के जो मिलते हैं वो सामान्यतः पाए जाते हैं। अगला है जो रीतिकाल की प्रवृत्ति है वो है नक्षिक। यानी रीतिकाल के जो कवि थे प्राय नायिका के नक्शे लेकर शिख तक, यानी नाखून, पैर के नाखून से लेकर के और चोटी तक श्रृंगार वर्णन करते थे। यानी रीतिकाल की यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से रही है कि वे नायिका के रूप से इंद्र का चित्रण करने में उसके नाखून से लेकर चोटी तक अंग प्रत्यंग की छवि का चित्र प्रस्तुत करते थे। कवियों की यह मनोवृत्ति उनकी रूप लिप्सा का ही द्योतक है, यानी उनकी ये रूप लिप्सा थी उसका ही ये द्योतक है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है संयोग वर्णन। तो श्रृंगार के दो भेद पाए जाते हैं, मुख्यतः संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार का इतना अधिक वर्णन किया है कि जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो इस काल को श्रृंगार काल ही कहते हैं। यानी रीतिकाल के जो कवि थे ज़्यादातर श्रृंगार का ही वर्णन करते थे, इसलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो इसे क्या कहते हैं, श्रृंगार काल से ही नाम देते हैं। अगला है वियोग वर्णन। तो रीतिकालीन कवियों ने वियोग के विभिन्न भेदों एवं विविध काम दशाओं का बड़ा ही सजीव एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। साधारणतः वियोग के 4 प्रकार होते हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो वियोग का तात्पर्य है क्या? वियोग का तात्पर्य है मिलन के अभाव से। वियोग का तात्पर्य क्या है? मिलन का अभाव। यदि नायक और नायिका एक ही नगर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, फिर भी किसी कारणवश नहीं मिल पाते तो वहाँ भी वियोग माना जाएगा। यानी अगर नायक नायिका एक ही घर में रहते हैं, एक ही नगर में रहते हैं, फिर भी किसी कारण उनका मिलन नहीं हो पाता तो वियोग ही माना जाएगा। इसी कारण पूर्वराग एवं मान को भी वियोग के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
बिहारी ने उक्त वेदों के सभी भेदों का निरूपण बड़ी तत्परता एवं तल्लीनता से किया है। पूर्व राग संबंधी वियोग में किसी के गुणों को सुनकर अथवा किसी का रूप सौंदर्य देखकर हृदय में उसके प्रति सहज अनुराग एवं आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, परंतु किसी कारणवश वे परस्पर मिलने के लिए विवश रह जाते हैं। इसे ही पूर्व राग की दशा का चित्रण करते हुए पूर्व राग में नायिका की व्यथित दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मिलता है। अगला जो भेद है वो वियोग के बाद में है। वियोग के बाद में ऋतु चित्रण। तो रीतिकालीन कवियों की यह प्रवृत्ति रही है। उन्होंने सभी ऋतुओं का उद्दीपन की दृष्टि से वर्णन किया है। बिहारी ने भी अपने छोटे छोटे दोहे में प्रत्येक ऋतु के अंतर्गत छिटकने वाली प्राकृतिक सुषमा की अनुपम झलक अंकित करने की सुंदर चेष्टा की है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के कारण बिहारी भी ऋतुओं के स्वतंत्र एवं आलम्बन रूप में चित्र अंकित नहीं कर पाए, किंतु कुछ प्रकृति चित्र ऐसे अवश्य बन गए हैं जिन्हें किसी सीमा तक स्वतंत्र कह सकते हैं और वे प्रकृति के आलम्बन रूप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते समय आम के बोरों की सुगंध से तृप्त एवं माधुरी लता के पुष्पों की मधुर सुगंध से सने हुए मकरंद पान करने के कारण उन्मुक्त बने हुए भौरों के झुंडों को स्थान स्थान पर झूमते एवं झुकते हुए अंकित किया है। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठोर ठोर झोरत झपत भोर भोर मधु अंत। यानी भौरों के झुंडों को स्थान स्थान पर झूमते और झुकते हुए अंकित किया है। ऐसे बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए ग्रीष्म की प्रचंडता का उल्लेख किया है, जिनके प्रभाव से संपूर्ण विश्व को तपोवन बना दिया है। इसलिए गर्मी के मारे सर्प, मोर तथा मृग, बाघ परस्पर विरोधी होकर भी अपना अपना बैर भूलकर एकत्र निवास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण बताता हूँ। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। जगतु तपोवन शोक्यो दीर्घ दाघ निदाघ। यानी गर्मी के मारे सर्प, मोर, मृग, बाघ जो परस्पर विरोधी होकर भी अपना बैर भूलकर एक स्थान पर रहते हैं। बिहारी ने इसी तरह वर्षा ऋतु का भी बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है, जिसमें वर्षाकालीन सघन घटनाओं का वर्णन करते हुए कवि बता रहा है कि वर्षा काल के घने बादलों के अंधेरे के कारण पृथ्वी पर रात और दिन में कोई भेद नहीं रहता, जब रात और दिन का भेद केवल चक्री चकवा को लक्षित करके ही जान पड़ता है। भाई चक्री चकवा को देख कर ही रात दिन का अंदाज चलता है, इतना अंधकार छा गया। जैसे उदाहरण देखिए। पाबस घन अंधियार मही रहो भेद नहीं आन, रात दोष जानो परत लखी चकवी चकवान। यानी चकवी चकवे को देखकर ही परस्पर ये पता चलता है कि अब रात है या दिन। इसी प्रकार बिहारी ने शरद ऋतु का एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णन करते हुए बताया है कि अरुण सरोरु ही उसके हाथ और पांव है, खंजन पक्षी उसकी आंखें हैं, चंद्रमा ही उसका मुख है। ऐसी शरद रूपी सुंदरी अपने समय पर आकर किसे आनंदित नहीं करती। जैसे अरुण सरोरु कर चरण दृढ़ खंजन मुख चंद। अरुण सरोरु कर चरण दृढ़ खंजन मुख चंद, समय आए सुंदर शरद काहि न करत आनंद। यानी किसे आनंद प्रदान नहीं करती, ये कारण है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।